हेलो, टॉपिक इज प्रोसेस कोस्टिंग। कॉस्ट कैलकुलेट करनी है किस चीज़ की? प्रोसेस की। इसका मतलब क्या है? यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की क्या कैलकुलेट करनी है? कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जैसे अपन एग्जांपल लें, मान लो इस मार्कर को बनाना है। इस मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल किसकी रिक्वायरमेंट है? प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक से मार्कर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना ही प्रोसेस कोस्टिंग कहलाता है। अब देखो, इस मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज हुआ? प्लास्टिक। प्लास्टिक को राउंड शेप दी गई। सबसे फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया गया? प्लास्टिक को राउंड शेप दे के मार्कर बनाया। सेकेंड स्टेज पर इसमें रिफिल डाला गया। थर्ड स्टेज पर क्या हुआ? इंक डाली गई। और फोर्थ स्टेज पर ये पैक कर दिया गया। यानी प्लास्टिक से मार्कर बनने तक की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना ही प्रोसेस कोस्टिंग कहलाता है। देखो, इधर लिखा है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है अपने को। अब कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। या तो सिंगल प्रोसेस है, यानी डायरेक्ट रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड में क्या है? मल्टीपल प्रोसेस है, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए अपने को कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे इस मार्कर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या था? प्लास्टिक था। सबसे पहले प्लास्टिक, उसके बाद प्लास्टिक को राउंड शेप दी गई, देन उसके बाद इसमें रिफिल डाला गया, देन इंक डाली गई, तब जाकर ये फिनिश गुड्स बना है। तो ये क्या है? इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्लास्टिक से मार्कर बनने तक में कम से कम 2 या 3 प्रोसेस हुई हैं। वही क्या है? वही मल्टीपल प्रोसेस कहलाती हैं। जैसे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लें अपन, कपड़ा बनाना है तो कॉटन की रिक्वायरमेंट होगी कपड़ा बनाने के लिए। आएगा कहाँ से कॉटन? सबसे पहले अपने को कपास मिली। कपास में से पहली प्रोसेस में क्या किया गया? सबसे पहले रॉ मटेरियल मान लो कपास है, कपास से फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया? कपास से बिनोला अलग किया गया और कॉटन को अलग किया गया। सेकंड प्रोसेस में कॉटन से धागा बनाया गया और थर्ड प्रोसेस में धागे से कपड़ा बनाया गया और लास्ट में क्या बन गया? फिनिश गुड्स, यानी कपड़ा बनकर तैयार हो गया। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जब कुछ प्रोसेस से होकर प्रोडक्ट बनता है, यानी रॉ मटेरियल जब फिनिश गुड्स तक पहुंचने के लिए कुछ प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो इन प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना ही प्रोसेस कोस्टिंग कहलाता है। मैंने इधर लिखा है कि हर कॉस्ट सेंटर की, हर डिपार्टमेंट की, हर प्रोसेस की अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस की अलग कॉस्ट कैलकुलेट होगी, सेकंड प्रोसेस की अपनी अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और थर्ड प्रोसेस की अपनी अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। यानी हर प्रोसेस की अलग कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इस प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स है, नेक्स्ट प्रोसेस के रॉ मटेरियल का काम करेगा और इस प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स होगा वो इस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। और लास्ट में जब फिनिश गुड्स बन जाएगा, फाइनल गुड्स, तब उस गुड्स की सेल की जाएगी। अब देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया है इधर। जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 5000 है। उसको फर्स्ट प्रोसेस पर लेके गई। फर्स्ट प्रोसेस में अब ये 10,000 कहाँ से आए? इस 10,000 में 5,000 रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और 5,000 किसकी कॉस्ट है? 5,000 इस फर्स्ट प्रोसेस की कॉस्ट है। इस फर्स्ट प्रोसेस ने यहाँ पर, मान लो इस मशीनरी के पास में, इस कॉस्ट सेंटर के पास जब ये रॉ मटेरियल आता है तो ये अपनी क्या है? अपनी प्रोसेस करता है और उसकी कॉस्ट कितनी आती है? 5,000। तो ये 10,000 कहाँ से आई? 5,000 रॉ मटेरियल प्लस 5,000 इस प्रोसेस की कॉस्ट इंक्लूड की गई। अब जब ये यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये फाइनल गुड बन गया। अब ये फाइनल गुड्स सेकंड प्रोसेस के लिए क्या होगा? रॉ मटेरियल का काम करेगा। अब देखो, ये 20,000 कहाँ से आए? 10,000 फर्स्ट प्रोसेस की कॉस्ट प्लस 10,000 इस सेकंड प्रोसेस ने अपनी कॉस्ट इंक्लूड कर दी। अब ये 20,000 क्या है? इस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। अब ये 30,000 कहाँ से आया? 20,000 तो ये वाली कॉस्ट इंक्लूड है प्लस 10,000 थर्ड प्रोसेस ने अपनी कॉस्ट इंक्लूड की और फाइनल प्रोडक्ट कितने में बनकर
तैयार हुआ 40,000 में, यानी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आई है 40,000 है। अब 40,000 वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट वाले 40,000 जो टोटल कॉस्ट है इसको कितने में सेल किया गया 50,000 में। तो प्रॉफिट बताओ कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। तो एक क्वेश्चन पुटअप है, मैं आपसे क्वेश्चन पुट करती हूँ, क्या इस फाइनल कॉस्ट में हर प्रोसेस की कॉस्ट इंक्लूड है? हाँ जी, इस फाइनल कॉस्ट में हर प्रोसेस की कॉस्ट इंक्लूड है और इस फाइनल कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करके क्या किया गया है, सेल किया गया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट किया गया, एंड पॉइंट पर। अब सेकंड पॉइंट देखो, एक कंसेप्ट है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, प्रोसेस में जहाँ पर देखो ये प्रोसेस है, सेकंड और थर्ड 3 प्रोसेस है, हर प्रोसेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ये फर्स्ट प्रोसेस क्या बोलती है कि मैं सेकंड प्रोसेस को जब मटेरियल ट्रांसफ़र करती हूँ तो मैं उसको कॉस्ट प्राइस पर क्यों ट्रांसफ़र करूँ, मैं तो कुछ प्रॉफिट अर्न करूँगी। सेकंड प्रोसेस बोलती है कि मैं थर्ड प्रोसेस को कॉस्ट प्राइस पर मटेरियल क्यों ट्रांसफ़र करूँ, मैं भी खुद प्रॉफिट अर्न करूँगी। तो तब एक कंसेप्ट आया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। रॉ मटेरियल वही 5,000 का, हमने सेम एग्जांपल लिया है ताकि क्लियरिटी बनी रहे। देखो रॉ मटेरियल 5,000 का है, अब 5,000 का रॉ मटेरियल फर्स्ट प्रोसेस के पास जाता है, तो कितनी 5 इस ये 10,000 कहाँ से आई, 5,000 रॉ मटेरियल प्लस 5,000 फर्स्ट प्रोसेस की कॉस्ट इंक्लूड है। बट मैंने एक अमाउंट लिखी है इधर 2,000, ये क्या है, ये 2,000 फर्स्ट प्रोसेस ने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। देखो पहले कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफ़र कर रही थी इसको, बट अब क्या है, अब फर्स्ट प्रोसेस बोल रही है नहीं, मैं कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफ़र नहीं करूँगी बल्कि 10 + 2 मैं अपना प्रॉफिट ऐड करके सेकंड प्रोसेस को अपना गुड्स ट्रांसफ़र करूँगी। तो 10 + 2 12,000 में क्या किया इसने, 12,000 के अमाउंट पर अपने गुड्स को सेकंड प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये 22 कहाँ से आई, 12,000 तो यहाँ से प्लस 10,000, देखो 10,000 यहाँ भी तो कॉस्ट थी ना, तो 10,000 सेकंड प्रोसेस की कॉस्ट इंक्लूड की गई, तो कितना हो गया, 12 तो पहले से था, 10 और ऐड कर दिया, कितना हो गया 22,000। अब ये 2,000 किसके ऐड है, सेकंड प्रोसेस बोलती है कि मैं भी अपने गुड्स का ट्रांसफ़र कॉस्ट प्राइस पर ना करके प्रॉफिट पर करूँगी। तो ये 2,000 क्या है, प्रॉफिट के अमाउंट है। अमाउंट कितनी होगी, 22 + 2 24,000। 24,000 की कॉस्ट में प्रॉफिट भी ऐड है। 24,000 के अमाउंट का जो मटेरियल है वो थर्ड प्रोसेस के पास जाता है, उसने भी 10,000 अपनी कॉस्ट इंक्लूड कर दी, अपने खर्चे इंक्लूड किए, तो 24 + 10 34, ये भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगी और प्रॉफिट ऐड करके 2,000 किसको ट्रांसफ़र कर देगी, फाइनल गुड्स बन गया 46। ये टोटल कितने का, 46,000 का फाइनल कॉस्ट, फाइनल प्रोडक्ट बना, उसकी कॉस्ट आई 46,000। यहाँ पर कॉस्ट आई थी 40,000, यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसकी कॉस्ट आई है 46,000। प्रोडक्ट को हमने सेम प्राइस पर 50,000 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब बताओ प्रॉफिट कितना है, 40,000 की कॉस्ट का प्रोडक्ट 50,000 में सेल किया गया है, प्रॉफिट हुआ 10,000 का। 46,000 कॉस्ट का जो प्रोडक्ट है उसको 50,000 में क्या कर दिया, सेल कर दिया, प्रॉफिट बताओ कितना है। आप बोलोगे कि दिख रहा है प्रॉफिट तो 4,000 क्या है, तो क्या सिर्फ 4,000 का प्रॉफिट है, नहीं, सिर्फ 4,000 का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि 4,000 ये प्रॉफिट है, 2,006, 2,008 और ये रहा 4 + 2 6, 2 8 और 2 10, कितना है, वही 10,000 का प्रॉफिट है। बस इतना चेंज है यहाँ पर, वहाँ पर प्रॉफिट लास्ट पॉइंट पर निकला था, बट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में हर प्रोसेस अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है। जब भी यहाँ से मटेरियल सेकंड प्रोसेस के पास जाएगा तो उसमें 2,000 का क्या ऐड कर दिया जाएगा, प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा। इसी 2,000, 2,000 और 2,000 को क्या बोलते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं। तो अपन ने डिस्कस किया क्या है कि प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या, जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो उस प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना ही प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है। और इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लेके आपको बता दिया और साथ में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया गया। अब देखो आगे,
अब हम प्रोसेस कॉस्टिंग की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग? प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक मेथड है। कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट करने का मेथड है? अप्लाइड टू इंडस्ट्री, उन इंडस्ट्री पर अप्लाइज होता है जहां पर वेयर मटेरियल हैज़ टू प्रोसेस थ्रू 2 or more process for being convert into a final product with byproduct in many case at different stage। क्या बोलते हैं? प्रोसेस कोस्टिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक मेथड है जो उन इंडस्ट्रीज पर अप्लाई होता है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 या ज़्यादा प्रोसेस का यूज करती है। और जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा होता है उस टाइम किसी भी प्रोसेस से कई बार किसी बाई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते टाइम हर प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है। ये वो इंडस्ट्री यूज करती है इस प्रोसेस कॉस्टिंग को जहाँ पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कई प्रोसेस से होकर गुजरती है। वहाँ पर क्या यूज होता है? वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। इसमें एक वर्ड यूज किया है यहाँ पर, बाई प्रोडक्ट। जब क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम फिनिश गुड्स के साथ में कोई अदर प्रोडक्ट, कोई अदर गुड्स भी बन जाता है। उस गुड्स को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को हम नहीं बनाना चाह रहे थे, हम क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना चाहते थे। यानी हमें मान लो एग्जांपल लें, जैसे कि दूध से दही बनाना है और दही से क्या बनाना है, हमें दही से घी बनाना है। लेकिन दही से घी बनाते टाइम छाछ क्या है, ऑटोमेटिक बन जाती है। और छाछ को क्या बोलते हैं? लस्सी को क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते टाइम ऑटोमेटिक क्या है, बन जाता है। या तो फिनिश गुड्स के स्क्रैप से बन जाता है या फिर ऑटोमेटिक उस फिनिश गुड्स के साथ में ही जनरेट हो जाता है। उस प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो, एक होता है जॉइंट प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट, एक होता है को प्रोडक्ट। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, एक बाई प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट। अब फर्स्ट हम लेते हैं बाई प्रोडक्ट को। देखो, बाई प्रोडक्ट क्या है? एक ही रॉ मटेरियल से और एक ही प्रोसेस से, इन वर्ड पर फोकस करना, रॉ मटेरियल एक यूज हुआ है और एक ही प्रोसेस लगी है। जब एक ही रॉ मटेरियल से और एक ही प्रोसेस से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बने और दोनों प्रोडक्ट इक्वल इम्पोर्टेंस के ना हों, अगर इक्वल इम्पोर्टेंस के होते तो उसको अपन जॉइंट प्रोडक्ट बोलते। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले बाई प्रोडक्ट को। बाई प्रोडक्ट क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट जब रॉ मटेरियल को, एक ही रॉ मटेरियल को एक ही प्रोसेस से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट निकलते हैं बट दोनों प्रोडक्ट इक्वल इम्पोर्टेंस के ना हों, तो उस टाइम पर एक प्रोडक्ट तो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और एक प्रोडक्ट कम वैल्यूएबल होता है। इस कम वैल्यूएबल वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, जैसे दूध से दही बनाना और दही से किस में कन्वर्ट करेंगे? घी में। अपन दही से क्या, दही से छाछ भी बनेगी यानी लस्सी, और साथ में घी यानी मक्खन भी बनेगा। तो मक्खन और लस्सी दोनों बनेंगी। तो मक्खन तो क्या है? मेन प्रोडक्ट है। लेकिन उस मक्खन को जब हम दही से मक्खन बनाते टाइम, छाछ क्या है, लस्सी क्या है? लस्सी क्या है? बाई प्रोडक्ट है। वो क्या है? कम वैल्यूएबल है। किसके कंपैरिजन में? मेन प्रोडक्ट यानी मक्खन के कंपैरिजन में। तो बाई प्रोडक्ट क्या है कि जब एक ही रॉ मटेरियल से और एक ही प्रोसेस से जब प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उस टाइम पर 2 या ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट कम वैल्यूएबल होता है, उस कम वैल्यूएबल वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। अब उसके एग्जाम्पल देखो। अब देखो बाई प्रोडक्ट के एग्जाम्पल, जैसे दूध से दही कन्वर्ट करना है।
दूध से दही में कन्वर्ट करेंगे और दही से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक तो घी क्या है, मक्खन क्या है, मेन प्रोडक्ट है, लेकिन लस्सी क्या है, लस्सी बाई प्रोडक्ट है। ये क्या है, घी, ये क्या है, ज़्यादा वैल्यूएबल मेन प्रोडक्ट है, और इसके साथ में लस्सी क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये कम वैल्यू वाला प्रोडक्ट है। तो हमें बनाना क्या था, हमें तो घी बनाना था, लेकिन घी के साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बन गया उसको क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, जो मेन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कम वैल्यूएबल होता है। दूसरा एग्जांपल जैसे मस्टर्ड है यानी सरसों है, तो उससे क्या बनता है, मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं। तो मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल बना, ये क्या है, ये मेन प्रोडक्ट है। इस मेन प्रोडक्ट के साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बन गया, यानी इस मेन प्रोडक्ट के स्क्रैप से जब मस्टर्ड को मस्टर्ड ऑयल में कन्वर्ट किया गया, उस टाइम पर जो स्क्रैप निकला, जो कूड़ा कचरा निकला, एक तरीके से जो कबाड़ बचा, उससे क्या बन गया, उससे खली बना ली, यानी जो पशुओं को, भैंसों को डालते हैं, गायों को, वो खली बनी है। तो उसको क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। ये प्रोडक्ट जो उसके स्क्रैप से बना है, जो इस मस्टर्ड के स्क्रैप से बना है, इसको क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कम वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। देखो क्या फीचर्स लिखे मैंने, मेन प्रोडक्ट के साथ निकला हुआ दूसरा प्रोडक्ट क्या कहलाता है, बाई प्रोडक्ट, जो वैल्यू में क्या है, जो वैल्यू में कम होता है, जो कम वैल्यूएबल है। इधर लिख लो, कम वैल्यूएबल। मेन प्रोडक्ट के साथ निकला हुआ दूसरा प्रोडक्ट जो कम वैल्यूएबल है, उस प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। मेन प्रोडक्ट के स्क्रैप से नहीं बनता है, ये कम वैल्यूएबल होता है। देखो ये नीचे लिख रखा, तो ये था बाई प्रोडक्ट। अब देखो जॉइंट प्रोडक्ट में, जॉइंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, एक ही रॉ मटेरियल से और एक ही प्रोसेस से जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट निकले और दोनों प्रोडक्ट क्या हैं, सेम वैल्यू के हैं, यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। एक ही रॉ मटेरियल है, एक ही प्रोसेस है, लेकिन अब की बार दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और दोनों के दोनों प्रोडक्ट इक्वल वैल्यू के हैं, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे क्या है, वुडन है, लकड़ी है, लकड़ी से क्या बनाएगा, एक चेयर और एक टेबल बनाएगी, तो चेयर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है और टेबल भी, दोनों क्या है, इक्वल वैल्यू के हैं, दोनों की इम्पोर्टेंस इक्वल है, उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। सेम रॉ मटेरियल और सेम ही प्रोसेस से दो प्रोडक्ट निकले और दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की इम्पोर्टेंस सेम है, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। सेम इम्पोर्टेंस के हैं, सेम इम्पोर्टेंस वाले प्रोडक्ट निकले हैं। अब क्या है, फर्दर प्रोसेस करके इसको ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। देखो लकड़ी से चेयर बना दी, लेकिन उस चेयर पर अगर फर्दर प्रोसेसिंग करें तो वो चेयर और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ऐसे ही जब लकड़ी से टेबल बनी, अगर उस टेबल के ऊपर और कारीगरी की जाए तो वो टेबल क्या है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, ज़्यादा अच्छी बन सकती है। मैंने एक पॉइंट लिखा है नीचे, यहाँ पर एक माँ के दो जुड़वा बेटे, एक माँ के दो जुड़वा बेटे, देखो ये माँ और ये दो बेटे निकले, ये क्या है, सेम है, लकड़ी की चेयर बनी है और लकड़ी की ही टेबल बनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ नहीं हो सकता, यहाँ पर ऑयल बना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खली बनी है, जो किसको डालते हैं, भैंसों को, पशुओं को डालते हैं। तो यहाँ पर दोनों का नेचर सेम नहीं है, यहाँ पर क्या दोनों का नेचर सेम है, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है घी और लस्सी क्या है, कम वैल्यूएबल है, दोनों का नेचर ही अलग है। यहाँ पर दोनों का देखो सेम चीज़ है, वही लकड़ी चेयर में यूज हुई है और वही लकड़ी टेबल में, यानी एक माँ के दो जुड़वा बेटों का टैग किसको दिया गया है, जॉइंट प्रोडक्ट को। ये वर्ड, ये टैगलाइन ध्यान रखना, आगे इस टैगलाइन में हल्का मैं चेंज करूँगी तब ध्यान रखियो। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने अब तक बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट दोनों को डिस्कस किया। अब बारी किसकी आती है, को प्रोडक्ट की। अब थर्ड अपने पास है को प्रोडक्ट। अलग अलग रॉ मटेरियल है, देखो को प्रोडक्ट को ध्यान से देखना है, दोनों का रॉ मटेरियल अलग है, अलग अलग रॉ मटेरियल और अलग अलग प्रोसेस से जब दो या ज़्यादा प्रोडक्ट निकले तो उसको को प्रोडक्ट बोलते हैं। को प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल अलग अलग होंगे। मान लो दो प्रोडक्ट बनाने हैं, दोनों प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल अलग होगा, दोनों प्रोडक्ट की प्रोसेस भी अलग होगी।
दोनों प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल और दोनों की अलग प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको बोलते हैं को प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखो, ए टाइप की वुडन थी, मतलब एक अलग टाइप की लकड़ी है और दूसरी अलग टाइप की लकड़ी है। एक लकड़ी से टेबल बनाया गया और दूसरी लकड़ी से चेयर बनाई गई। देखने में क्या है, टेबल और चेयर लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। देखने में टेबल और चेयर लगभग एक ही लकड़ी से बने हुए दिख रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल अलग है। ए टाइप की लकड़ी यूज हुई है इसमें और चेयर में बी टाइप की लकड़ी यूज हुई है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है दोनों की। मैंने क्या बोला, रॉ मटेरियल अलग, ए टाइप की लकड़ी और बी टाइप की लकड़ी यूज हुई, दोनों की प्रोसेस अलग। ये इस प्रोसेस से बना है और ये अलग प्रोसेस से बनी है, लेकिन जो प्रोडक्ट बने हैं वो लगभग देखने में सेम है। देखने में जब टेबल और चेयर को देख रहे हैं तो लगभग देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही प्रोडक्ट से बने हैं, एक ही रॉ मटेरियल से बने हैं, बट ऐसा नहीं है। दोनों का रॉ मटेरियल अलग है, दोनों की प्रोसेस भी अलग है। इसको जो टैगलाइन दी है वो है, दो माँ के दो सेम बच्चे। अलग अलग माँ हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल है दोनों का, दो माँ के दो सेम बच्चे हैं, देखने में क्या है, लगभग एक जैसे लग रहे हैं। तो ये क्या है, ये को प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब देखो जॉइंट प्रोडक्ट में और बाई प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। जॉइंट प्रोडक्ट क्या है कि दोनों प्रोडक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में देखो हमने क्या पढ़ा था, जॉइंट प्रोडक्ट में और बाई प्रोडक्ट में एक ही तो रॉ मटेरियल होगा और एक ही प्रोसेस से निकलेंगे दोनों प्रोडक्ट। जब एक ही रॉ मटेरियल यूज करके और एक ही प्रोसेस से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट निकलें, अगर दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल है तो उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, और अगर एक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है और दूसरे प्रोडक्ट की वैल्यू कम है तो कम वैल्यू वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इधर मैंने क्या लिखा है कि दोनों प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, बट इसमें जो बाई प्रोडक्ट है ना वो क्या है, लेस इम्पोर्टेंस है, उसकी कम वैल्यू है। जॉइंट प्रोडक्ट क्या है, एक साथ बनते हैं दोनों, बट ये जो बाई प्रोडक्ट है ये स्क्रैप से बनता है। मेन प्रोडक्ट से जो स्क्रैप निकला है उस स्क्रैप से क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट बनता है। जॉइंट प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है ना वो श्योर है, 100% डेफिनेट है कि ये प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम क्या बना रहे थे, जैसे मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल बना रहे थे। हमारा मेन पर्पज खली बनाना नहीं था, बल्कि हमारा मेन पर्पज क्या था, मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल बनाना था। तो मेन प्रोडक्ट क्या था, मस्टर्ड ऑयल था, वो बनना 100% श्योर है। लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या है कि बाई प्रोडक्ट तो कोइंसिडेंटली बन जाता है, उसको बनाना नहीं चाहते हम, बल्कि वो कोइंसिडेंटली बन जाता है। उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वुडन से चेयर और टेबल, ये क्या है, दोनों जॉइंट, ये क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट है। दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, सेम है। बट जैसे दही से घी और लस्सी बनाया तो ये तो मेन प्रोडक्ट है घी तो, लेकिन इसके साथ जो प्रोडक्ट बन गया ना दूसरा जो कम वैल्यूएबल है, उसको क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो आगे, अब देखो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर अपन कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज एक्यूमुलेट, यानी इकट्ठी होती जाएगी, एंड पर यूनिट कॉस्ट इज डिटरमाइंड। जैसे हमने एग्जांपल लिया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि 5000 का रॉ मटेरियल था, जब फर्स्ट स्टेज पर जाता है यानी फर्स्ट प्रोसेस में जाता है तो 5000 का रॉ मटेरियल प्लस 5000 उस प्रोसेस की कॉस्ट इंक्लूड हो गई। तो पहली रॉ मटेरियल था 5000 का, जैसे ही फर्स्ट प्रोसेस पर जाता है तो 5000 का रॉ मटेरियल प्लस 5000 फर्स्ट प्रोसेस की कॉस्ट तो इंक्लूड होती जाएगी, एक्यूमुलेटेड होती जाएगी। यानी कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज एक्यूमुलेटेड एंड पर यूनिट कॉस्ट इज डिटरमाइंड। सबसे पहले जितनी भी प्रोसेस से प्रोडक्ट निकलेगा, जितनी भी प्रोसेस से रॉ मटेरियल निकलकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, वहाँ तक कॉस्ट को क्या करते जाएंगे, हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। बाद में उस टोटल कॉस्ट को हम जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं उन टोटल यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट
कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगी? कॉस्ट ऑफ आउटपुट, हमारे एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑफ आउटपुट देखो कितना था, 40,000 था। हमने 40,000 का फिनिश गुड्स बनाया था। उस 40,000 के गुड्स को कितने में सेल किया था? 50,000 में। वो तो हमारा प्रॉफिट था, लेकिन कॉस्ट कितनी थी? 40,000 थी। तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट, जो प्रोडक्ट बने हैं उन प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? 40,000। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितनी एक प्रोसेस से कितनी यूनिट बनी है, उन यूनिट को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कॉस्ट क्या निकलेगी? पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। तो ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इसमें, यानी जितनी भी प्रोसेस से प्रोडक्ट निकलेगा उन सभी प्रोसेस की कॉस्ट को हम ऐड करते जाएंगे, और एट लास्ट जब वो फिनिश गुड्स बन जाएगा उस फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट को हम टोटल नंबर ऑफ आउटपुट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज कहाँ होता है? मतलब कौन सी फैक्ट्री, कंपनी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ यूज होता है ये प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड? ये प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड हर उस कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री में यूज होगा जहाँ पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होकर गुजरती है। जैसे कि केमिकल प्रोडक्शन है, जैसे कि सोप, साबुन बनती है, ऑयल, पेंट। तो ये सब क्या है? ये सब वो प्रोडक्ट हैं जो एक प्रोसेस से होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो वहाँ पर हम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए किसकी? प्रोसेस कॉस्टिंग की, कि प्रोसेस कॉस्टिंग के क्या नेचर है, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला, प्रोडक्शन इज कंटिन्यू, प्रोडक्शन लगातार चलता रहेगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितनी भी प्रोसेस हो सकती हैं। यानी जब रॉ मटेरियल डायरेक्ट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट ना होकर कुछ प्रोसेस से गुजरता है तो वहाँ पर किस मेथड को यूज करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड को यूज करते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रोडक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन किसी एक स्टेज से नहीं बल्कि 2 या 3, 4 स्टेज से होकर गुजरता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, उस प्रोसेस से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो सेम ही प्रोडक्ट होगा। ये नहीं कि एक ही रॉ मटेरियल है और एक ही प्रोसेस से निकल रहा है और दोनों क्या है? अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो इन केस कभी कभी क्या होता है, मेन प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, बट रेयर केस होता है ऐसा। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। वो क्या है? सेम प्रोडक्ट बनते हैं। और क्या है? सेम यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनते हैं, सबके लिए एक जैसे प्रोडक्ट। जैसे हमने मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल कन्वर्ट किया, तो ये नहीं कि किसी के लिए मस्टर्ड ऑयल बना है और किसी के लिए रिफाइंड ऑयल, किसी कोई और ऑयल बन गया। नहीं, वो उस प्रोसेस से सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही बनेगा। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज प्री डिटरमाइंड, अब पहले से फिक्स है कि मान लो मस्टर्ड को मस्टर्ड ऑयल में कन्वर्ट करना है, या फिर कपास को क्या करना था? कपास से कपड़ा बनाना है। तो कपास से कपड़ा बनाने तक कितनी प्रोसेस इंक्लूड है ये पहले से ही क्या होता है? फिक्स होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। अब नेक्स्ट है फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस, एक प्रोसेस का फिनिश गुड्स नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। क्या लिखा है? फिनिश गुड्स ऑफ वन प्रोसेस, एक प्रोसेस का फिनिश गुड्स नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। और प्रोडक्शन इज डन ऑन लार्ज स्केल, प्रोडक्शन क्या होता है? ये नहीं है कि हमने 1 लीटर ऑयल निकाल लिया, या फिर हम मान लो कपास से क्या बना रहे हैं? धागा बना रहे हैं, धागे से क्या कपड़ा बना रहे हैं, तो सिर्फ एक टी शर्ट बनाई और छोड़ दिया। नहीं, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी का होता है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉस्ट पर यूनिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी लास्ट स्टेज पर, यानी जब फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गया वहां तक जितनी भी कॉस्ट आई है सभी प्रोसेस की कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, डिवाइड बाई टोटल यूनिट प्रोडक्शन, जितनी यूनिट प्रोड्यूस की है उन सभी यूनिट का क्या करेंगे? यहां से डिवाइड करेंगे, प्रोड्यूस। तो क्या निकलाएगी हमारे पास? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि हर प्रोसेस में कुछ क्वांटिटी का लॉस हो जाता है।
जिसे हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस बोलते हैं। हर प्रोसेस के दौरान मान लो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में क्या है, जब गुड्स जा रहा है तो हो सकता है कि रास्ते में या फिर अपन जब लोड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वहां पर गुड्स कई बार क्या है, लॉस हो जाती है कुछ क्वांटिटी, और उन क्वांटिटी को हम चाहकर भी सेव नहीं कर सकते, चाहकर भी उन क्वांटिटी के लॉस को नहीं बचा सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे कि वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, जैसे कोई मटेरियल है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट करें उस टाइम सूख जाना, तो वाष्पीकरण से उड़ गया, सूख गया, ऐसे अगर कोई मटेरियल क्या नुकसान हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस बोलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस लॉस मतलब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस इज बोर्न बाय गुड यूनिट, जो अच्छी यूनिट बच गई, मान लो 100 यूनिट थी, 100 यूनिट में से 10 यूनिट का क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 100 यूनिट की कॉस्ट मान लो 990 रुपये थी, 100 यूनिट की कॉस्ट 990 रुपये थी। अब क्या हुई, 100 में से 10 यूनिट क्या हो गई, 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया, 10 यूनिट वेपोराइजेशन की वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो यूनिट कितनी बच गई, 90 यूनिट। अब इन 90 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी, क्या ये कॉस्ट कम हो जाएगी, नहीं, कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, टोटल कॉस्ट उतनी ही रहेगी, पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले क्या थी, पहले एक यूनिट के ऊपर मान लो 9 रुपये 90 पैसे आ रहे थे एक यूनिट की कॉस्ट, बट अब कितनी आएगी, 990 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 90, अब कितनी आएगी, 11 रुपये। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अब 11 रुपये। क्यों, क्योंकि पहले 100 यूनिट थी, उसमें से 10 यूनिट लॉस होगी, तो जो 10 यूनिट लॉस हुई है उसकी वजह से क्या है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। यही लाइन लिखी है कि दिस लॉस इज बोर्न, ये 10 यूनिट का जो लॉस हुआ है ना यहाँ पर, ये लॉस बोर्न करेगा ये गुड क्वांटिटी, जो अच्छी क्वांटिटी, जो बची हुई क्वांटिटी है ना, वो बोर्न करेंगी इस लॉस को। पहले क्या थी, पहले हर यूनिट की वैल्यू थी 9.90 रुपये, लेकिन आज हर यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है, 11 रुपये हो गई है। तो जो गुड क्वांटिटी है, जो पीछे बची हुई क्वांटिटी है, वो इस लॉस को क्या करेंगे, बियर करेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना आप। अब नॉर्मल लॉस और गेन को प्रोसेस अकाउंट में अलग से शो करेंगे। देखो नॉर्मल लॉस से क्या हो रहा था, नॉर्मल लॉस से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई थी, बट अब नॉर्मल लॉस को हम अलग से प्रोसेस अकाउंट में शो करेंगे। इसकी कैसे क्या कैलकुलेशन होगी वो हम बाद में देखेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस की वजह से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। कौन लॉस, जो गुड क्वांटिटी है वो इसके लॉस को बियर करेंगे, इस 10 यूनिट के लॉस को। और अब नॉर्मल लॉस कहाँ जाएगा, अब नॉर्मल लॉस हो या गेन हो, ये दोनों को देनों कहाँ जाएंगे, ये प्रोसेस अकाउंट में जाएंगे। वो कैसे कहाँ लिखेंगे वो बाद में देखेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। जब फिनिश गुड्स बनता है ना, तो फिनिश गुड्स के साथ साथ ही क्या बन जाता है, चाहे जॉइंट प्रोडक्ट बनना हो चाहे बाई प्रोडक्ट बनना हो, साथ साथ ही बन जाता है। कई बार क्या है कि साथ बन जाता है उसी सेम प्रोसेस से, कई बार क्या होता है वो जो स्क्रैप होता है उससे स्क्रैप से बना हुआ प्रोडक्ट क्या कहलाता है, बाई प्रोडक्ट कहलाता है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को भी कंसीडर करेंगे। अब ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। जब क्या है कि जब रॉ मटेरियल कई प्रोसेस से होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम हर प्रोसेस, हर कॉस्ट सेंटर क्या बोलता है कि हम अगले कॉस्ट सेंटर को ये जो मटेरियल ट्रांसफर करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर ना करके हम कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो हर प्रोसेस जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो मैंने एग्जांपल में बताया था लास्ट में, उस प्रॉफिट को ही क्या बोलते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं। जो हमने एग्जांपल में लिया था कि 2000 क्या है, हर प्रोसेस पर प्रॉफिट हो रहा था, तो उस 2000 को क्या बोलते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं। और इसको भी क्या है, इस प्रॉफिट को हम लास्ट में कंसीडर करते हैं। ये नहीं कि जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें कितने का था गुड्स, 46,000 का बना था कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और सेल कितने में किया, 50 में। अब ऐसे देखने में तो 46,000 का प्रोडक्ट था, और 46,000 के प्रोडक्ट को 50,000 में सेल करने से सिर्फ 4,000 का प्रॉफिट हुआ, नहीं। जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है 2,000, 2,000 और 2,000, उसको भी साथ में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्ट को भी क्या करेंगे, प्रोसेस अकाउंट में शो करेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट पूरी तरीके से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हल्की फुल्की अभी प्रोसेस करनी बाकी है, उस प्रोडक्ट को भी हम
प्रोसेस अकाउंट में शो करेंगे। उस प्रोडक्ट को इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी वो प्रोडक्ट अभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने वाला ही है। अगर उससे पहले प्रोसेस अकाउंट बना लिया तो उस प्रोसेस अकाउंट में इस इक्विवेलेंट प्रोडक्ट को भी शो करेंगे। तो ये क्या थी, ये प्रोसेस कॉस्टिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब आगे देखो, अब हम पहले देखते हैं कि जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है। देखो, जॉब कॉस्टिंग क्या है, ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों ही कॉस्ट कैलकुलेट करने के मेथड हैं। जॉब कॉस्टिंग मेथड वहां यूज किया जाता है जहां पर कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता हो। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जॉब कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज वहां करते हैं जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो हर प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। अब देखो डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई होता है, जहां पर कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम होता हो। जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं देगा तब तक काम स्टार्ट नहीं होता है। तो स्पेसिफिक वर्क इज डन, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक काम होता है, यानी यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो स्पेसिफिक बनेगा, वो कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही बनेगा। बट प्रोसेस कॉस्टिंग में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनते हैं, यूनिफॉर्म इन नेचर है, यानी सबके लिए एक जैसे प्रोडक्ट हैं। वहाँ पर कस्टमर के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि जब कस्टमर डिमांड करेंगे तो डिमांड करेगा कस्टमर तब सप्लाई कर देंगे, बट कस्टमर के ऑर्डर का वेट नहीं करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनते हैं, वो यूनिफॉर्म इन नेचर होते हैं। सेकंड क्या है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है, यानी प्रोडक्शन जो भी होता है वो डिसकंटिन्यू, लगातार नहीं चलता प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं देता तो जॉब कॉस्टिंग का मेथड अप्लाई नहीं करते, तब तक प्रोडक्शन नहीं करते जब तक कस्टमर ऑर्डर ना दे। यहाँ पर प्रोडक्शन लगातार चलता रहा है, कंटिन्यू प्रोडक्शन करते रहते हैं। जैसे ही क्या करेगा, जैसे ही कस्टमर डिमांड करेगा तो सप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, वन जॉब इज नॉट रिलेटेड टू अदर, एक कस्टमर का एक ऑर्डर उसी कस्टमर के दूसरे ऑर्डर से अलग होगा। मान लो जैसे सूट स्टिच करवाने हैं, जैसे मेरे को भी सूट स्टिच करवाना है और मेरी फ्रेंड को भी, तो मैं अलग तरीके से अपने डिजाइन से सूट स्टिच करवाऊंगी और मेरी फ्रेंड अपने तरीके से अपने डिजाइन से सूट स्टिच करवाएगी। तो दोनों का जॉब ऑर्डर क्या है, अलग है। दोनों का वर्क क्या है, दोनों का वर्क, दोनों का ऑर्डर अलग है। तो वन जॉब इज नॉट रिलेटेड टू अदर, एक काम दूसरे काम के जैसा नहीं होगा, यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। सक्सीडिंग प्रोसेस, सक्सीडिंग प्रोसेस कौन सी है, मान लो दो प्रोसेस हैं, तो सेकंड प्रोसेस सक्सीडिंग प्रोसेस है, इज डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड होगी, प्रीसीडिंग प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होगी। फर्स्ट प्रोसेस जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगी, उस टाइम उस फिनिश गुड्स को सेकंड प्रोसेस में डाला जाएगा और वो फिनिश गुड्स जो पहली प्रोसेस के लिए फिनिश गुड्स था वो दूसरी प्रोसेस के रॉ मटेरियल का काम करेगा। कॉस्ट आर कलेक्ट सेपरेट जॉब, हर ऑर्डर की अलग कॉस्ट शीट बनेगी, हर ऑर्डर की अलग कॉस्ट शीट बनाकर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। बट जॉब कॉस्टिंग में क्या है कि उस प्रोसेस से जितनी भी यूनिट बनी है, जितनी टोटल कॉस्ट आई है, उस यूनिट को बनाने में टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल आउटपुट से क्या निकलेगी, पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। बट जॉब कॉस्टिंग में हर जॉब ऑर्डर की अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ वन जॉब इज नॉट ट्रांसफर टू अदर, मान लो मेरे को दो गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाना है, एक स्विफ्ट का करवाना है और दूसरा थार का करवाना है, तो स्विफ्ट गाड़ी की अलग कॉस्ट शीट बनेगी और थार गाड़ी की अलग कॉस्ट शीट बनेगी। जब मैं मॉडिफिकेशन करवाने शोरूम में जाऊंगी तो उस टाइम पर स्विफ्ट गाड़ी की जितनी भी एसेसरी लगवानी है उनकी एसेसरी लगाकर उसकी अलग कॉस्ट शीट बनाई जाएगी कि इसके ऊपर कितना खर्चा लगा है टोटल। ऐसे ही थार का होगा, ये नहीं है कि स्विफ्ट के अंदर जितनी भी कॉस्ट लगी है उसको हम थार की कॉस्ट शीट में ट्रांसफर कर देंगे, नहीं। हर जॉब कॉस्ट की, हर वर्क ऑर्डर की अपनी अपनी अलग कॉस्ट शीट बनती है। बट कॉस्ट ऑफ वन प्रोसेस, एक प्रोसेस की कॉस्ट को दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था रॉ मटेरियल 5000 का था,
जब वो फर्स्ट प्रोसेस में गया तो 5000 का रॉ मटेरियल प्लस 5000 की प्रोसेस की, तो कितने का बन गया था? 10,000 का। अब उस 10,000 के जो कॉस्ट का मटेरियल था उसको जब सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफर किया तो क्या सेकंड में ऐड नहीं किया था? ऐड किया था। सेकंड प्रोसेस की कॉस्ट कितनी थी? 20,000 थी। उसमें सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस का 10,000 प्लस 10,000 खुद की कॉस्ट इंक्लूड थी प्रोसेस की। तो हर कॉस्ट के अंदर पीछे वाली प्रोसेस की कॉस्ट इंक्लूड होती जाएगी और जब फिनिश प्रोडक्ट बनेगा तब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये है जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंस। अब देखो इस प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज कहाँ होता है? कई बार अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे इसमें से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की, जहां पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सर्विस को रेंडर कर रहे हैं, वहां पर क्या है? वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि मान लो पेपर बनाना है। अब पेपर बनाने ये तो है नहीं कि रॉ मटेरियल दिया और डायरेक्ट पेपर बन गया, नहीं, पेपर बनाने की भी प्रोसेस है। रबर है, आइसक्रीम है, पेंट है, ये सब क्या है? ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। इनको बनाने में प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। सेकंड है केमिकल इंडस्ट्री, जहां पर केमिकल बनते हैं जैसे मेडिसिन है। इनको बनाने के लिए, इनको बनाने में जो कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज करेंगे। जैसे माइनिंग है, यानी जो खाने हैं, जैसे कोयले की खान है, गैस है, ऑयल है, इनके लिए इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज करेंगे। पब्लिक यूटिलिटी वर्क है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, गैस सप्लाई है, इनके लिए भी क्या है? हम इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज करेंगे। तो इन पॉइंट को एक बार आप ध्यान से देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे? जॉब कॉस्टिंग का, प्रोसेस कॉस्टिंग का, बैच कॉस्टिंग का, किस मेथड का हम यूज करेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का। पूछ लिया जाएगा कोयल के लिए, कोयल की माइनिंग है, मान लो कोयले की खान है और उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जो कोयला हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब प्रोसेस कॉस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और जितने भी ओवरहेड हैं उनको क्या करेंगे? प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। देखो जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड वहाँ यूज होता है जब प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कई प्रोसेस से होकर गुजरता है। उस टाइम हर प्रोसेस की अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज करेंगे। अब पॉइंट क्या है? हर प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल यूज होगा, लेबर भी यूज होगा और अदर एक्सपेंस भी होंगे, तो हर प्रोसेस की अपनी क्या बनेगी? प्रोसेस अकाउंट बनेगा। मान लो इस मार्कर को बनाने के लिए दो प्रोसेस लगी हैं। पहले रॉ मटेरियल, फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया गया? रॉ मटेरियल था, यानी प्लास्टिक को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? इस मार्कर की शेप दे दी गई। सेकेंड प्रोसेस में क्या हुआ? इसमें रिफिल डाली गई और साथ में इंक डाली गई और ये क्या बन गया? फिनिश प्रोडक्ट बन गया। तो फर्स्ट प्रोडक्ट के मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और अदर एक्सपेंस कहाँ शो करेंगे? पहली प्रोसेस की जो कॉस्ट शीट बनेगी, पहली प्रोसेस का जो प्रोसेस अकाउंट बनेगा वहां शो करेंगे। सेकंड प्रोसेस क्या थी? इसके अंदर रिफिल और इंक डाली गई थी, वहां पर रिफिल क्या है? मटेरियल है, इंक डाली गई वो भी मटेरियल है, लेबर की कॉस्ट लगी, एक्सपेंस लगी, वो सेकंड प्रोसेस अकाउंट में शो करेंगे। तो हर प्रोसेस अकाउंट में हर प्रोसेस की अपनी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड को शो करेंगे। सेकंड में क्या बोला गया? रिकॉर्डिंग ऑफ ईच प्रोसेस इज मेंटेन अकॉर्डिंग टू आउटपुट, वेस्टेज और स्क्रैप। तीनों को ध्यान रखना कि कितनी यूनिट का आउटपुट, कितनी यूनिट बनी है, साथ में कितनी वेस्ट हो गई और साथ में कितना स्क्रैप है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। मान लो हमने दो प्रोसेस से बनाया इस मार्कर को, तो जब पहली प्रोसेस का प्रोसेस अकाउंट बनाया गया तो भी ध्यान रखना है कि कितनी यूनिट बनी, कितना वेस्टेज हो गया और कितना स्क्रैप है। ऐसे ही सेकंड प्रोसेस में ध्यान रखना है। यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होंगी? क्योंकि हर प्रोसेस पर यूनिट कॉस्ट साथ में कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस पर कितनी यूनिट बनी है डिवाइड बाई
टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस के ऊपर कितनी टोटल कॉस्ट है, और डिवाइड बाई टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर, जितने यूनिट बनाए गए हैं उससे डिवाइड करके हर टाइम क्या कैलकुलेट करेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये क्या थी, प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रिंसिपल था। पहला क्या था, पहला है जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा उस प्रोडक्ट पर जितना भी वेस्टेज है, स्क्रैप है, जितनी भी यूनिट बनी है, उन यूनिट को हर कॉस्ट, हर प्रोसेस अकाउंट में अलग से शो करेंगे। जितना भी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड लगे हैं, हर प्रोसेस की अपनी अलग अलग कॉस्ट शो करेंगे और पर यूनिट कॉस्ट से कैलकुलेट करेंगे। अब देखो प्रोसेस कॉस्टिंग के कुछ प्रॉब्लम भी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अब जब रॉ मटेरियल कई प्रोसेस से होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा तो वेस्टेज होना स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ यूनिट तो डैमेज होंगी ही होंगी। तो उस वेस्टेज के कैलकुलेट करने में क्या है, कुछ दिक्कत आती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी क्या है कि बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट। अब जो रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट थी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में कितनी कॉस्ट हम बाई प्रोडक्ट पर ट्रांसफर करेंगे और कितनी कॉस्ट हम मेन प्रोडक्ट पर ट्रांसफर करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में कितना बाई प्रोडक्ट है, ये बाई, मान लो इस मार्कर को बना रहे थे, उस टाइम पर कोई बाई प्रोडक्ट बन गया, कुछ स्क्रैप जो भी इससे वेस्टेज निकली थी उससे कोई अदर प्रोडक्ट बना दिया, तो उसकी कितनी कॉस्ट प्राइस रखेंगे, सॉरी उसकी कितनी सेल्स प्राइस रखेंगे और इस मार्कर की सेल्स प्राइस कितनी रखेंगे, ये भी एक दिक्कत है। तो ये क्या है, मटेरियल वेस्ट हो रहा है, उस मटेरियल को वेस्ट हो रहा है हर प्रोसेस के ऊपर, उसकी कैसे उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, पहली तो पॉइंट वो। सेकंड क्या है कि जो बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट की कैसे हम कॉस्ट अलोकेट करेंगे। कि रॉ मटेरियल 10,000 का आया था, 10,000 के रॉ मटेरियल से हमने क्या बनाया, एक मेन प्रोडक्ट बना और साथ में उसके साथ बाई प्रोडक्ट बन गया। अब कॉस्ट का एलिमिनेट कैसे करेंगे हम, ये भी एक दिक्कत है। फिर क्या है कि सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, कॉस्ट में हम कितना प्रॉफिट ऐड करें, कॉस्ट में कितना प्रॉफिट ऐड करें और कितनी सेलिंग प्राइस रखें, ये भी क्या है, एक दिक्कत है। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है। अब हम देखेंगे कि इस प्रोसेस कॉस्टिंग में हम प्रोसेस अकाउंट बनाते कैसे हैं, वो देखो। अब देखो हम देखते हैं कि प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट और रुपीस, ये है डेबिट साइड और ये क्या है, क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट और रुपीस। अब देखो इस सबसे पहले यहाँ क्या शो करेंगे, मटेरियल कॉस्ट, एडिशनल मटेरियल कॉस्ट। अगर हमने प्रोसेस के दौरान कुछ अदर मटेरियल यूज कर लिया तो उसमें वो क्या आ जाएगा, हमारा एडिशनल मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट आएगा। अदर एडिशनल मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड, ये सब क्या है, ये सब किसी भी प्रोडक्ट को, मान लो इस मार्कर को बनाना है तो मटेरियल की कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट आएगी और अदर एक्सपेंस जितने भी हैं वो शो कर देंगे। अब ये क्या है, ये जो मैंने प्रोसेस लिखी है ये सिर्फ यहाँ पर मैंने लिखा प्रोसेस अकाउंट। अगर मान लो कि 3 प्रोसेस है इस मार्कर को बनाने के लिए तो यहाँ पर लिखूंगी प्रोसेस ए अकाउंट, फिर उसके बाद प्रोसेस बी अकाउंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट बनेगा प्रोसेस सी अकाउंट। इस तरीके से तीनों प्रोसेस का अलग अलग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। मैंने सिर्फ एक परफॉर्मा दिया है आपको कि इस तरीके से बनाएंगे। हर प्रोसेस में जितना भी मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस यूज हुए हैं उसको दिखाएंगे, प्लस अगर अबनॉर्मल गेन है तो यहाँ शो करेंगे उसको डेबिट साइड में। देखो P&L अकाउंट में अबनॉर्मल गेन कहाँ जाता है, अबनॉर्मल गेन P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, बट प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, जितना भी नॉर्मल लॉस है और जितना भी अबनॉर्मल लॉस है उसको कहाँ लिखेंगे, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा बाई फिनिश स्टॉक लिखा मैंने, ये फिनिश स्टॉक आता है सबसे लास्ट प्रोसेस में। मान लो 3 प्रोसेस थी और ये अकाउंट बन रहा है प्रोसेस सी अकाउंट, सी अकाउंट बन रहा था और तीन ही प्रोसेस थी तो उसमें लिखेंगे लास्ट में बाई फिनिश्ड स्टॉक। बट मान लो यहाँ पर प्रोसेस ए थी, अगर प्रोसेस ए थी और सेकंड प्रोसेस कौन सी आने वाली है, बी, तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रोसेस बी। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस का ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये कौन सी, मैंने कोई रैंडम प्रोसेस नहीं ली है, सिर्फ परफॉर्मा बताया है आपको।
बस चेंज इतना होगा, यहाँ पर बाय फिनिश स्टॉक वहाँ लिखा जाएगा जो लास्ट प्रोसेस होगी। अगर ये पहली प्रोसेस होती है और इसके बाद और भी प्रोसेस बाकी हैं तो नेक्स्ट वाली प्रोसेस का नाम यहाँ लिखा जाता है बाई प्रोसेस बी अकाउंट। बस इतना ही फर्क है। और यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, इनका सम निकाल लेंगे। इसमें क्वांटिटी शो करेंगे, कितनी क्वांटिटी की किस रेट का कितना मटेरियल था उसकी अमाउंट यहाँ शो कर देंगे। अब ऐसे ही एडिशनल मटेरियल की और लेबर की क्वांटिटी और रेट तो शो नहीं करेंगे, बट लेबर का क्या करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट शो करेंगे। ऐसे ही क्या है, ओवरहेड के भी डायरेक्ट अमाउंट शो करेंगे इससे। यहाँ पर नॉर्मल लॉस इनकी भी सब क्या है, क्वांटिटी साथ में दिखाएंगे और साथ में हम अमाउंट भी दिखाएंगे। तो ये अपना प्रोसेस अकाउंट का क्या है, परफॉर्मा दिया गया था। अब हम कुछ टॉपिक है छोटा सा वो डिस्कस करते हैं। अब देखो नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है जिसमें हमने कितनी यूनिट ली है, 1000 यूनिट ली है। 1000 यूनिट का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब देखो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ईच यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। तो अमाउंट कितनी आ गई, 10,000 अमाउंट आ गई। अब देखो नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट का हो गया, 10 यूनिट का। यूनिट कितनी थी, 10% का क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। 10% ऑफ 1000, 1000 यूनिट में से 10% यूनिट का क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। यानी कितनी यूनिट लॉस होगी, 100 यूनिट का लॉस हो गया। कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस में क्या है, सिर्फ यूनिट कम हुई है, अमाउंट यानी कॉस्ट उतनी ही रहेगी। अमाउंट यानी कॉस्ट उतनी ही रहेगी। क्या करेंगे, जितनी यूनिट का लॉस हुआ है उस यूनिट के लॉस को हम जो बाकी बची हुई यूनिट है उनके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि पहले 1000 यूनिट थी, अब कितनी यूनिट बच गई, सिर्फ 900 यूनिट बच गई। क्यों, 1000 का 10% कितना हुआ, 100। 1000 में से कितना गया, 100, तो कितना बच गया, सिर्फ 900 यूनिट बच गई। अब पहले 1000 यूनिट की कॉस्ट 10,000 थी, अब 900 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, 10,000 होगी। कॉस्ट सेम रहेगी, कॉस्ट में से कुछ भी लेस नहीं करेंगे नॉर्मल लॉस में, सिर्फ यूनिट माइनस करेंगे कि कितनी यूनिट लॉस होगी। चाहे वो लॉस बाई फायर हो, लॉस बाई फायर तो अब नॉर्मल लॉस हो गया। जैसे मान लो कुछ गुड्स था वो वेपोराइजेशन हो गया, वाष्पीकरण हो गया या फिर सूख गया, किसी भी वजह से नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो उस नॉर्मल लॉस में सिर्फ यूनिट को माइनस करेंगे, जितनी यूनिट लॉस होगी अमाउंट सेम रहेगी। अब देखो अब नॉर्मल लॉस में अब पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, 10,000 डिवाइड बाई, अब 1000 यूनिट नहीं आएंगी क्योंकि हमारे पास 1000 में से 100 यूनिट खराब हो चुकी हैं, सिर्फ 900 यूनिट बची हैं। तो 900 यूनिट में पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई, 11 रुपये 11 पैसे, जहां पर पहले पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपये। तो नॉर्मल लॉस में पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो सेकंड अब नॉर्मल लॉस। अब क्या है, अब नॉर्मल लॉस हो गया, मान लो लॉस बाई थेफ्ट हो गया, लॉस बाई फायर हो गया। अब नॉर्मल लॉस कौन सा होता है, जो ह्यूमन बीइंग की लापरवाही की वजह से होता है, जिसको हम अगर लापरवाही ना करें, अगर थोड़ी सी सतर्कता बरतें तो इसको कम कर सकते हैं। 100 यूनिट थी और एक कितनी यूनिट का लॉस हो गया, 100 यूनिट का। 100 यूनिट का अब नॉर्मल लॉस हो गया। 100 इंटू में पर यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 11 रुपये 11 पैसे। तो टोटल लॉस कितने का हुआ है, 1111 रुपये का लॉस हो गया। ये कौन सा लॉस है, अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस में क्वांटिटी और अमाउंट दोनों को ही लेस करेंगे। 10,000 में से 1111 को लेस करेंगे तो 8,889 रुपये बच जाएंगे। यूनिट कितनी थी, 900 यूनिट थी, 900 यूनिट में से 100 यूनिट और लॉस होगी। अभी यूनिट कितनी बच गई, सिर्फ 800 यूनिट बची हुई है। ये कौन सा लॉस था, ये अब नॉर्मल लॉस था। नॉर्मल लॉस में पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, देखो ये बढ़ गई। नॉर्मल लॉस में पर यूनिट कॉस्ट 10 से कितनी होगी, 11 रुपये 11 पैसे होगी। बट अब नॉर्मल लॉस में क्या होता है, अमाउंट भी शो करते हैं, अमाउंट भी लेस करी, 10,000 में से 1111 अब नॉर्मल लॉस को लेस कर दिया, साथ में क्वांटिटी भी क्या कर दी, लेस कर दी, और क्वांटिटी कितनी बच गई, 800 यूनिट बची। अब देखो सेकंड पॉइंट था कि अगर अब नॉर्मल गेन हो गया तो ये इतना कंसेप्ट सेम रहेगा, ये वाला यहाँ तक का कंसेप्ट सेम रहेगा। अब देखो मैंने सिर्फ इतने कंसेप्ट को सेम रख के आपको अब नॉर्मल गेन के बारे में बताया है। पहले हमारे पास 900 यूनिट में पर यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई थी, पर यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11 रुपये 11 पैसे।
900 यूनिट थी और 900 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 10,000 और पर यूनिट की वैल्यू कितनी थी 11 रुपये 11 पैसे। सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस हुआ है, अब यहाँ पर अब नॉर्मल गेन हो जाएगा। वही 900 यूनिट बची हुई है नॉर्मल लॉस लेस करने के बाद और 900 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10,000। ठीक है, अब की बार क्या हो गया, अब नॉर्मल लॉस की बजाय अब नॉर्मल गेन हो गया 20 यूनिट का। टोटल कितनी यूनिट थी 900 यूनिट, गेन हुआ है तो ऐड करेंगे 900 प्लस 20 कितनी बच होगी 920 यूनिट होगी टोटल। अब 20 यूनिट का गेन हुआ है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी 11 रुपये 11 पैसे। 20 यूनिट का गेन हुआ, एक यूनिट की वैल्यू इतनी थी, तो टोटल 222 रुपये 20 पैसे का गेन हो गया। और 920 जो यूनिट थी उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है 10,222 रुपये 20 पैसे। ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट है किसकी 920 यूनिट की। तो ये हमारा जो टॉपिक था हमने कंप्लीट किया है, कौन सा, प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर। उम्मीद है कि अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपके कंसेप्ट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।